हमारी जिंदगी की सफलता का बड़ा हिस्सा होता है। आपकी जिंदगी का हर एक दिन कितना अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन हमेशा से बेहतर हो ये जरूरी है। इसलिए आपकी जिंदगी बहुत ही अनमोल है, सुंदर है। इसे फालतू और बेकार की बातों में व्यर्थ न गवाएं। बिल्कुल सही कहा अमृता। और यदि आप अपने जीवन में सफलताओं का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने जीवन में कठिनाइयों को आने से कभी ना रोकें, क्योंकि सफलता कोई पहले से निर्मित वस्तु नहीं है, इसे पाना पड़ता है। आपको कुछ अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है, तब आप सर्वश्रेष्ठ हासिल कर सकते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता चौरसिया। और अमृता, सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। आज हेलो इंडिया में आपको नजर डालते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स पर। जी हाँ, हम बताएंगे सबसे पहले आपको राष्ट्रीय खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें और साथ ही नजर डालेंगे राज्यवार सुर्खियों पर। साथ ही नजर डालेंगे आज की खास गतिविधियों पर। बताएंगे आपको देश और दुनिया में क्या चल रहा है खास। और इसके अलावा हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। बहुत कुछ खास हेलो इंडिया में होगा। और शालिनी, आज हम हमारे हेलो इंडिया की खास सेगमेंट करियर मंत्रा की भी बात करेंगे, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरे और अमृता के साथ। चलिए आगाज करते हैं पराक्रम। और सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं राष्ट्रीय सुर्खियां आज क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सोच होनी चाहिए तुष्टीकरण से तृप्तिकरण, और ये जब हम करेंगे तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। और एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये पूरा हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के लोग पूरी दुनिया में कड़ी मेहनत और देश के विकास के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना में कला, कौशल, कर्मठता भरपूर है। तेलंगाना प्राचीनता और पराक्रम की पुण्य स्थली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में से एक है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना का निरंतर विकास का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केंद्र के साथ तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार आने पर डबल इंजन की सरकार दोगुनी गति से तेलंगाना का विकास करेगी। हैदराबाद देश की आत्मनिर्भरता का, देश के आत्मविश्वास का प्रमुख सेंटर है। तेलंगाना के दूसरे शहरों और गांवों में भी असीम सामर्थ्य है। यहां के खेतों में, यहां के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहां प्रकृति ने भी कोई कमी नहीं रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल नार्वेकर को रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। नार्वेकर को 164 मत प्राप्त हुए और उन्होंने उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के उम्मीदवार राजन साल्वी को हराया, जिन्हें 107 वोट मिले। नार्वेकर देश में अब तक के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते लगभग एक महीने से चल रहे सियासी घमासान का नतीजा आज फ्लोर टेस्ट के तौर पर होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले प्रदेश की राजनीति में मैराथन बैठकें हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 39 विधायकों के साथ बैठक की। उधर उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी महत्वपूर्ण बैठक की। फ्लोर टेस्ट को लेकर प्रदेश का हर प्रमुख राजनीतिक धड़ा अपने स्तर पर रणनीति तय करने में जुटा है। अमरावती में हुए हत्याकांड पर आरोप महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जानबूझकर अमरावती की घटना को लूटपाट के लिए हुई हत्या बताया गया और नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने की वजह को छुपाया गया, जबकि महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच पहले से ही आतंकी एंगल से कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA को ये केस सौंप दिया है और जांच के लिए NIA की टीम अमरावती पहुंची है। NIA इस बात की जांच करेगी कि क्या इस मामले में कोई आतंकी एंगल तो नहीं है। NIA घटना के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने की आशंका को भी टटोलने का प्रयास करेगी। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दिशा निर्देशों को हर राज्य की व्यक्तिगत जरूरतों और परिस्थितियों के आधार पर अधिक लचीलेपन की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसमें संशोधित करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। केरल के मलप्पुरम जिले के नीलांबूर इलाके में PMGSY के तहत सड़क निर्माण के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को दिशा निर्देशों को संशोधित करने पर विचार करने के लिए एक पत्र भी लिखा है। 31 फाइनलिस्ट को मात देने के बाद भारत को मिस इंडिया 2022 मिल गई। 3 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिस इंडिया 2022 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें कर्नाटक की सिनी शेट्टी मिस इंडिया 2022 की विजेता घोषित हुई। वहीं राजस्थान की रूबल शेखावत मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर अप घोषित हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान को सेकेंड रनर अप का ताज पहनाया गया। तो ये थी राष्ट्रीय सुर्खियां और अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इस दौरान 4 से 6 नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। राज्यपाल आज शाम 5 बजे राजभवन में चुनिंदा विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। मणिपुर भूस्खलन में मलबे के नीचे दबे लोगों के लिए अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। नोनी जिले में एक रेलवे निर्माण स्थल पर भूस्खलन के कारण जान गंवाने वाले 8 और लोगों के शव बरामद किए गए, जिसके बाद इस हादसे में मरने वालों की जो संख्या है वो रविवार को बढ़कर 42 हो गई है, जबकि 20 अन्य लापता हैं जिन्हें तलाशा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे आम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश मैंगो बुक भी लॉन्च की जाएगी। वहां पर महोत्सव में आम के तरह तरह के व्यंजन के भी स्टॉल लगेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विशेषज्ञों के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे को 5 जुलाई को तलब किया। संजय पांडे 30 जून को ही पुलिस कमिश्नर के पद से रिटायर हुए थे। तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने धन शोधन के 2 मामलों में 400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने यह कार्रवाई बैंक और लॉटरी धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में की है। गुजरात में साल 2002 के गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में गोधरा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी रफीक भटुक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रफीक पर अयोध्या में कार सेवकों को लेकर लौट रही ट्रेन को आग लगाने के मामले में शामिल होने का आरोप साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। इसमें सभी युवा संगठन, महिला सभा और अन्य सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सहित राष्ट्रीय, राज्य और जिला कार्यकारिणी शामिल है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से रविवार को ग्रामीणों ने 2 आतंकी पकड़े। इनके पास से 2 AK सीरीज की राइफल, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। ग्रामीणों ने आतंकियों को पुलिस के हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर के आतंकियों को पकड़ने वाले ग्रामीणों को राज्यपाल ने 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है, तो वहीं DGP ने भी ग्रामीणों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा 2022 के पहले 4 दिनों में ही कुल 40,233 यात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। यात्रा के दौरान अब तक 5 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिसमें से 4 की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई और 5वें भक्त की मौत घोड़े की पीठ से नीचे गिरने से हुई।
और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ऑस्ट्रेलिया की 6 दिन की यात्रा पर हैं। ये यात्रा खनिजों के क्षेत्र में भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी मजबूत करने के तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। भारत ने रविवार को नेपाल को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। दोनों देशों के बीच मजबूत एवं लंबे समय से चली आ रही विकास साझेदारी तथा नेपाल के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करने के प्रयासों के तहत भारत ने पड़ोसी देश को ये उपहार दिए। यूरोपीय देश डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक मॉल में गोलीबारी हुई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रूस ने यह दावा किया है कि उसकी सेना ने रविवार को लुहांस्क प्रांत में यूक्रेन के नियंत्रण वाले अंतिम बड़े शहर लिसिचांस्क पर कब्जा कर लिया। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि लिसिचांस्क में लड़ाई जारी है। लुहांस्क प्रांत पर रूस का नियंत्रण होने से दोनेत्स्क पर कब्जा करने में उसके सैनिकों को मदद मिलेगी। अमेरिका में वित्त वर्ष 2022 के दौरान 15 जून तक 6,61,500 लोगों को नागरिकता दी गई और पहली तिमाही में देशीयकृत अमेरिकी नागरिकों के लिए जन्म के देश के तौर पर मैक्सिको के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के निदेशक एम जड्डू ने शुक्रवार को कहा, हमारे देश में ऐतिहासिक तौर पर जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और खुश रहने की स्वतंत्रता मिलने के कारण दुनिया भर से लाखों लोग अमेरिका में रहने आते हैं। आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे अर्जेंटीना के वित्त मंत्री मार्टिन गुजमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज की सरकार को नए सिरे से झटका लगा है। गुजमैन ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब अर्जेंटीना की मुद्रा डॉलर के मुकाबले में अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है और दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवरों ने डीजल की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन छेड़ रखा है। उनके इस्तीफे के बाद सरकार की ओर से किसी नए वित्त मंत्री के नाम की घोषणा अब तक नहीं की गई है। इजरायली सेना ने शनिवार को कहा कि उसने लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे मानव रहित विमानों को मार गिराया जहां हाल ही में भूमध्य सागर में एक इजरायली गैस प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया था। ड्रोन भेजे जाने को इजरायल और लेबनान के बीच उनकी समुद्री सीमा को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता वाली वार्ता को प्रभावित करने की हिजबुल्लाह की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस समुद्री सीमा में भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। महाभारत के जरिए युद्ध की पीड़ा को जीवंत करने वाले पद्मश्री पीटर ब्रुक अब नहीं रहे। मशहूर निर्देशक व थिएटर रंगमंच दिग्गज पीटर स्टीफन पॉल ब्रुक ने लंदन में 97 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। बुक के लिए दुनिया एक रंगमंच महज एक जुमला नहीं था, बल्कि वे स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, खदान या जिम जैसी किसी भी जगह को रंगमंच बना देते थे। 1985 में वियतनाम में युद्ध चल रहा था तो ब्रुक ने पेरिस में महाभारत को रंगमंच पर पेश किया। करीब 9 घंटे दर्शक एकटक नाटक देखते रहे। 2021 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में मूसलाधार बारिश से हालत बेहद खराब हो गए हैं। लगातार बारिश के बीच सिडनी का मुख्य बांध रात भर हुई बारिश से पूरी तरह भर गया, जिसके बाद न्यू साउथ वेल्स के हजारों लोगों को आसपास की जगह से दूर जाने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। 4 जुलाई 1897 को जन्मे अल्लूरी सीताराम राजू को पूर्वी घाट क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए याद किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शाम 4:30 बजे गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे, जिसकी थीम है नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना। प्रधानमंत्री एक नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया जेनेसिस लॉन्च करेंगे, जो भारत के टियर
2 और टियर 3 शहरों में सफल स्टार्टअप्स की खोज, समर्थन, विकास और सफल स्टार्टअप्स बनाने के लिए होगा। इसके अलावा डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे संसद भवन विस्तार भवन में दोपहर 12 बजे राज्यसभा के सभापति को समिति की रिपोर्ट पेश करेंगे। साथ ही राज्यसभा की व्यक्तिगत लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी समिति की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। इसके अलावा लोकसभा की सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समिति की बैठक भी आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। और पराक्रम, अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन हर बार की तरह जब हम ब्रेक पर जाते हैं तो अपने दर्शकों के लिए कुछ खास छोड़कर जाते हैं। और इस बार मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की तस्वीरें हम दिखाएंगे, जहां पर यात्रियों के लिए एक पॉड होटल खोला गया है। क्या है ये होटल? अमृता, ये होटल आज लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे CSMT मुंबई में यात्रियों को अधिक आराम और सस्ता रहने का विकल्प देने के लिए खोला गया है। तो ब्रेक पर जाते जाते आप इसके नज़ारों का आनंद लीजिए, लेकिन ब्रेक के बाद अमृता जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे हर रोज की तरह आज के दिन से जुड़े इतिहास की। जी हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ। Bills passed by Parliament. Those in favor of please say aye. Those against it please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में। Laws that govern the country. How will they affect us? Let our top experts tell you all about their impact and implications in Bills and Insight, only on Sunset TV. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अमृता, अब बात आज के इतिहास की कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इतिहास जिसके बारे में जानना, समझना, पहचानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना भविष्य उज्जवल करना है। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं 4 जुलाई यानी कि आज के दिन का इतिहास क्या कहता है। 4 जुलाई वर्ष 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका प्रसिद्ध नारा था उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद के इन विचारों ने न जाने कितने लोगों के जीवन को शक्ति और आत्मविश्वास से भर दिया। जब उन्होंने अमेरिका में आयोजित हुए धर्म संसद में अपने हिंदी भाषण की शुरुआत की तो हर दिल को जीत लिया था। उनके भाषण के बाद 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों से गूंज उठा। वह भाषण आज भी याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारों ने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी प्रेरित किया था। भगनी निवेदिता उनमें से एक नाम है। ये पंक्तियां उनके चरित्र का सटीक वर्णन करती हैं। 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। तो इतिहास के पन्नों में आज स्वामी विवेकानंद को याद करने का दिन है। और वाकई में अमृता, उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आकर्षित और चकित किया था। बिल्कुल, युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत। और अगर उनके पदचिन्हों पर या उनकी कही बातों पर अमल किया जाए तो जिंदगी दरअसल वो बन जाएगी जिसे जिंदगी को बनाना हमारे लिए बेहद जरूरी है और जिंदगी निखर जाएगी। बिल्कुल। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हेलो इंडिया के खास सेगमेंट
करियर मंत्रा की, जिसमें आज हम बात करेंगे लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग लॉ के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और अमृता, मुझे लगता है कि हर किसी को, चाहे फिर आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन लॉ की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल, हम जानते हैं कि हमारे देश में क्या कहा जाता है कि कानून का शासन है, यानी कि कानून जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, जैसा कि पराक्रम ने कहा, कानून की बारीकियों को समझना, पहचानना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है लॉ प्रोफेशनल्स की। तो आज जानिए करियर मंत्रा में लॉ प्रोफेशनल्स के रूप में आप कैसे बना सकते हैं अपना करियर। लॉ का स्कोप जो है उसका कुछ सीमा नहीं है, क्योंकि हर प्रोफेशन में, हर सब्जेक्ट में एक तरीका से लॉ जुड़ा हुआ है। तो कोर्सेज में ऐसा है, पहले जो 3 साल का LLB होता था, उसके बाद कचहरी में प्रैक्टिस करना या सिविल या क्रिमिनल का वकालत करना। तो वकील बोले तो लोगों को वही, सिर्फ उनका माइंड में वही एक पिक्चर होता है जो वकालत करने का। लेकिन आज का सिचुएशन में ऐसा है, जो कोर्ट के बाहर जितना भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आया है, उसके लिए स्पेशलाइज कोर्सेज भी बनाया है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ द 5 ईयर LLB कोर्स, जो BA LLB कोर्स चालू हुआ। उसके बाद जो अपना बढ़ते हुए कॉरपोरेट रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए BBA LLB का कोर्स चालू किया है 5 साल का ही। उसमें जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स और लॉ का सब्जेक्ट्स उतना दोनों जोड़ते हैं, क्योंकि लॉ का जो उपयोग होता है कॉरपोरेट का अंदर, उसके लिए तो BBA LLB कोर्स हो गया है। आगे चल के अभी नए कोर्सेस आ रहे हैं, BSc LLB इन फॉरेंसिक साइंस, और ऐसा है आप देखेंगे अभी BTech LLB, टेक्नोलॉजी एंड लॉ। देन उसके ऊपर हायर स्टडीज़ भी है, MBA LLM एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉ, उसका सब मास्टर कोर्सेज भी आ रहा है। एंड हर फील्ड में स्पेशलाइज लॉ आ रहा है, एविएशन एंड स्पेस लॉ, शिपिंग लॉ, टेक्नोलॉजी एंड लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉ, मेडिकल साइंस एंड लॉ, मैनेजमेंट एंड लॉ। हर चीज़ में वी कॉल इट एज ए होलिस्टिक अप्रोच टू लीगल स्टडीज़। सो ऐसा नहीं कि जिसको कोर्ट में जाके आर्ग्यू नहीं करना है, उनको दे कैन स्पेशलाइज, बैकअप कर सकता है। एंड आज का दिन में जितना भी लॉ का करियर पॉसिबिलिटीज़ है, 80% इज आउटसाइड द कोर्ट। तो कोर्सेज पे ऐसा बदल गया है, नया कोर्सेज आया है, मैंने जिसने बोला वो, एंड उसका आगे स्पेशलाइज कोर्सेज भी जा रहे हैं। इन आवर यूनिवर्सिटी ऑल्सो वी हैव इंट्रोड्यूस सिमिलर कोर्सेज। अभी उसके ऊपर से बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज है। डिप्लोमा ऐसा है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक साइंस, ADR पे डिप्लोमा है, टैक्सेशन में डिप्लोमा है, देन वी हैव एयर एंड स्पेस लॉ डिप्लोमा है, मैरिटाइम लॉ पे डिप्लोमा है, शिपिंग लॉ में है। सो इन एवरी डेवलप्ड फील्ड, एवरी स्पेशलाइज्ड फील्ड में to supplement the main legal education, it is there is a diploma program, postgraduate and advanced diploma programs are there. तो आज जैसा कि हमने आपको बताया, करियर में आगे बढ़ने के लिए यदि आप लॉ प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन अपना आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। और अमृता, हमने देखा कि इसमें आउट ऑफ द कोर्ट भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी, आज के समय में। बिल्कुल, जैसा कि हमारे गेस्ट भी बता रहे थे, एक्सपर्ट, कि अलग अलग कंपनियों के अपने लॉ प्रोफेशनल्स होते हैं, अलग अलग जो संस्थान हैं उनके अपने लॉ एक्सपर्ट्स होते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि कानून के जरिए ही ये देश, समाज और पूरी व्यवस्था चलती है। बिल्कुल। तो हर डिपार्टमेंट हो या हर वर्ग हो, उसको एक कानूनी सलाह की ज़रूरत होती है। और इस रूप में अगर देखा जाए तो जो लॉ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, और आपको जैसा कि हमने बताया कि आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है, आज उनका निधन हुआ था। तो आपको बताते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए स्वामी विवेकानंद को याद किया, और उन्होंने अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि संभव की सीमा को जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संपूर्ण विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके अलावा प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी की पुण्यतिथि पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि भारतीय ध्वज के प्रारूपकार प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण नमन। उनका बनाया तिरंगा हम भारतीयों को न सिर्फ एकता के सूत्र में पिरोता है बल्कि देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने को प्रेरित भी करता है। बिल्कुल, तो इस संदेश के साथ पराक्रम अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है हम जानते हैं हम उसे मना रहे हैं और उसी सिलसिले में संसद टीवी का एक खास कार्यक्रम भी है। आज शाम 7:30 बजे आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए चूंकि अमृता आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत ही नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है और अलग अलग जगह पर अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं जिसमें देशभक्ति भी है, भारत की संस्कृति भी है और इन्हीं तमाम कार्यक्रमों के जरिए हम आप सभी तक पहुंचाते हैं उन कार्यक्रमों और गतिविधियों की झलकियां जो अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश और दुनिया में हो रही हैं। तो देखना ना भूलें आज़ादी का अमृत महोत्सव संसद टीवी पर शाम 7:30 बजे। इस हफ्ते आजादी का अमृत महोत्सव मेरे साथ सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। जी हाँ, तो ये कार्यक्रम आप जरूर देखिए और इसी के साथ हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम फेसबुक पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा YouTube पर भी आप संसद टीवी के तमाम सारे कार्यक्रमों को देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी को ट्विटर, इंस्टा पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि सुझाव और प्रतिक्रियाएं जो होती हैं दर्शकों की पराक्रम वो बेहद ज़रूरी होती हैं स्वयं में निखार लाने के लिए और हमारे कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ती हैं। तो आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और इसी के साथ वक्त हो गया है विदा लेने का। लेकिन चलते चलते आज हम क्या दिखा रहे हैं अमृता? चलते चलते आज दर्शकों को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हम दिखाने वाले हैं। दरअसल मानसून का सीजन चल रहा है और हम ये कह सकते हैं कि जब बरसात आती है तो प्रकृति का एक तरीके से उत्सव कहलाता है। और कर्नाटक का जोग फॉल आज आपको चलते चलते दिखाते हैं जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। जी हाँ, जुलाई से सितंबर के महीने के बीच आप यहाँ जा सकते हैं। उत्तर कन्नड़ में सागर बॉर्डर के पास जोग फॉल 830 फीट ऊंचा है। यह खूबसूरत वाटरफॉल भारतीयों के साथ ही विदेशियों के भी आकर्षण का केंद्र है। तो चलते चलते आप इस वाटरफॉल का लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।